नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भद्रराज मेले और घिमाम मई संक्रांत में कार्यक्रम में शिरकत कर मेले को राजकीय अनुदान देने की घोषणा की है। सीएम और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिद्धपीठ भद्रराज मंदिर पहुंचकर बलभद्र के दर्शन कर पूजा अर्चना की और साथ ही राज्य में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस स्थान का और अधिक सुंदरीकरण, विकास और विस्तार हो और इसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क समेत कई अन्य सुविधाओं को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर भी कहा गया कि 2 साल के बाद यात्रा संचालित हो रही है, लेकिन पूरी कोशिश है कि यात्रा अच्छे से चले और जो भी कमी हो उसे ठीक किया जा रहा है। कहा यह भी गया कि चंपावत के लोगों ने उनको हमेशा स्नेह दिया है और हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना होगा। ऐसे स्थान से हमारी संस्कृति और अध्यात्म को मजबूती मिलती है और प्रदेश अध्यात्म और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में हर क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। तो अब सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम एक दिन में 13,000 श्रद्धालु ही जा पाएंगे। पंजीकरण के तहत जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी है। इसी व्यवस्था से श्रद्धालु अब धाम के बाबा केदारनाथ के दर्शन अच्छे से कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने रात्रि प्रवास और अन्य सुविधाओं के लिए भी उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास के बावजूद कई प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए अब केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। साथ ही अधिकारियों के अनुसार पंजीकरण के तहत एक दिन में 13,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन के लिए केदारनाथ भेजा जाएगा। इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराने की अपील की। कहा गया है कि बाबा केदार के कपाट 6 महीने तक खुले रहते हैं, इसीलिए यात्री अपनी सुविधा और समय के हिसाब से पहुंचे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जून महीने में पेश होने वाले बजट को लेकर अब विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को नैनीताल में भावी बजट को लेकर जनता से राय मांगी गई और अब देहरादून में भी इसी तरह से लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। ये सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक चलेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सुझाव सरकार के पास पहुंच रहे हैं। जनता के आ रहे इन सुझावों के बीच सरकार को उन चुनौतियों का भी ख्याल रखना है जो बजट के लिए बहुत जरूरी है। राजस्व घाटे की भरपाई करके 15वें वित्त आयोग ने राज्य को बहुत बड़ी राहत दी है। इससे राज्य सरकार को 5 साल के लिए करीब 28,147 करोड़ मिलेंगे। और वहीं अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति मुआवजा जारी रखने का अनुरोध किया है। सूत्रों का यह भी मानना है कि अगर केंद्र मुआवजा देने से इनकार करता है तो राज्य सरकार को सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी कि राजस्व घाटे को उसके एवज में अब आयोग की सिफारिश पर जो अनुदान राज्य को प्राप्त हो रहा है, लगभग उसके बराबर ही धनराशि से राज्य को हाथ धोने पड़ जाएंगे। और इस बीच तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि घुड़दौड़ी स्थित जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में पूर्व में रजिस्ट्रार पद पर संदीप कुमार की नियुक्ति को नियमित विरोध पाते हुए उसे निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक एक्ट बनाया जाए ताकि तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनियमितता के आरोप में रजिस्ट्रार संदीप कुमार निलंबित चल रहे हैं। 19 अगस्त 2021 को शासन ने रजिस्ट्रार संदीप कुमार को पिथौरागढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से संबद्ध किया था और इसी दौरान हाईकोर्ट ने साल 2009 से संबंधित आदेश के अनुपालन में भी एक कमेटी का गठन किया गया। इसी रिपोर्ट पर अगली बोर्ड बैठक भी रखी जाएगी, जहां अन्य निर्णय के तहत इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्रवाई से संबंधित डीएम की रिपोर्ट की समीक्षा भी अगली बैठक में ही होगी। साथ ही आपको बता दें कि कार्मिकों संबंधी मामले में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति और ग्रेड पे वृद्धि की जाएगी। इस बैठक में स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त कर निदेशकों की पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
तो एक खबर रुद्रपुर से है, जहां अवैध खनन को लेकर एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। दोस्तों की जान कहलाने वाले इस बीजेपी नेता संदीप की हत्या उसी के दोस्त ने कर डाली है। आपको बता दें, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि साथ उठने बैठने और एक दूसरे का सहारा बनने वाले दोस्तों की बात जान लेने तक पहुंच जाएगी। संदीप की 8 साल की बेटी अनुष्का और 6 साल का एक बेटा दक्ष है। आपको बता दें कि पूछा जा रहा है कि उनके पापा आखिर कहाँ हैं। खनन क्षेत्र के रास्ते को डंपर से रोकने और भराई को लेकर विवाद हुए बीच में इसी विवाद के चलते शांतिपुरा में भाजपा के पंतनगर मंडल अध्यक्ष संदीप सिंह कार्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने वाले आरोपी सगे भाई मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उनके माता पिता और दोनों की पत्नियों को हिरासत में ले चुकी है। संदीप ने साल 2011 में भाजपा की सदस्यता ली थी। उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही नाता रहा है और संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से वो काम करना शुरू कर चुके थे। साथ ही आपको बता दें कि 2019 में पार्टी ने पंतनगर से मंडल महामंत्री का दायित्व उन्हें दिया और 2012 में संदीप की शादी प्रीति नाम की लड़की से हुई थी। तो बीती रात को बाग में सो रहे एक चौकीदार की पत्थर और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। सुबह चौकीदार का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बजरीवाला बैरागी कैंप निवासी राम तीरथ, जिसकी उम्र 55 साल है, उनकी निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बता दें कि वो माली का काम करते थे और रोजाना की तरह रात में बाग में सो गए थे। उसी दौरान किसी ने पत्थर और लाठी डंडों से पीट कर इस शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह जब बुजुर्ग का शव खून से लथपथ बरामद हुआ तो सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। साथ ही आपको बता दें कि बुजुर्ग की हत्या के कारणों को खोजने की कोशिश की जा रही है और हत्या के पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच इंस्पेक्टर कनखल मुकेश चौहान ने बताया है कि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन जल्दी ही अपराधियों तक पहुंचा जाएगा। और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रदेश में 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे और इनके लिए केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और नैनीताल जिले में इन सेंटरों को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एक इंक्यूबेशन सेंटर की अनुमानित लागत 3.5 करोड़ रुपए होगी और इन सेंटरों के बनने से कृषि और बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना शुरू की। इसी योजना के तहत केंद्र ने 2025 तक राज्य के 175 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य की विकट भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण तुड़ाई के बाद बागवानी उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देगा। योजना के तहत नैनीताल के कालाडूंगी और ऋषिकेश के गंगा लहरी में खाद्य प्रसंस्करण के इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए केंद्र ने डीपीआर को मंजूरी दे दी है और इन सेंटरों में अचार, जूस, कैंडी और मसालों का प्रसंस्करण किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में मिनी इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा और योजना से अब तक 21 सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के बैंक से ऋण स्वीकृति मिल चुकी है। इसी में देहरादून में 7, अल्मोड़ा में 7, पौड़ी और नैनीताल में 3, उधम सिंह नगर में 1 प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी। और रुक करेंगे राजधानी दून की तरफ, जहां शनिवार को सूरज के आंखें तरेरने से बिंदिशे गर्मी से दिन भर बेहाल रहे लोग। यहां पर इसके चलते देहरादून में आसपास के इलाकों में शनिवार को अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री पहुंच गया। गनीमत यह रही कि सूरज के साथ बादलों की लुका-छिपी जारी रही, जिससे थोड़ी राहत रही। हालांकि इसके बावजूद पारे ने 38.5 डिग्री का आंकड़ा छू लिया था, जिससे लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 4 डिग्री रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 23.4 डिग्री पर पहुंच गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा होने से जबरदस्त गर्मी यहां देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार को भी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार की तुलना में रविवार को और अधिक गर्मी रहने का
अनुमान लगाया गया और मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को जहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री पहुंचने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रह सकता है। और विश्व प्रसिद्ध ददून स्कूल में पढ़ रहे केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री के जो नाती हैं, उन पर स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई की है। दिन भर उनके नकल में पकड़े जाने की चर्चा का खंडन करते हुए स्कूल प्रशासन ने स्वीकारा कि हॉस्टल से जुड़े नियमों का मामूली उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। दरअसल शुक्रवार को दिन भर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाती के दून स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान अनुचित सावधानी और अनुचित साधनों का प्रयोग करने की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चलती रही। चर्चा इस बात की भी थी कि दोनों छात्रों को स्कूल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया, लेकिन दबाव में कार्रवाई वापस ले ली गई और शाम को स्कूल प्रशासन की ओर से सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया। दरअसल स्कूल के पीआरओ कार्तिका जुगरान ने बताया है कि एक और बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रशिक्षित खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है। 2 छात्रों पर हॉस्टल के नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और ये स्कूल के नियम नीति से जुड़ी एक सामान्य प्रक्रिया है। तो वहीं स्कूल प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित करने की सूचना का भी खंडन कर दिया है। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान अब तक करीब 33 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। तो वहीं इस मौत पर राजनीति भी अब तेज हो गई है, जहां कांग्रेस ये कह रही है कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की मौत का मुख्य कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने विवादित बयान देते हुए कहा कि तीर्थ यात्रियों को लगता है कि यात्रा के दौरान जिनकी मृत्यु होगी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि श्रद्धालुओं की मृत्यु पर मैंने अधिकारियों से जवाब मांगा था, तो अधिकारियों ने बताया कि यात्री अपनी आस्था की वजह से बीमारियों को छिपाकर चारधाम यात्रा पर चले आते हैं। यात्री ये मानते हैं कि यात्रा के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको इस मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होगी और इस कारण वो अपनी कई बीमारियों को छुपा लेते हैं। इस यात्रा के दौरान मृत्यु को अपना सौभाग्य मानते हैं लोग और इसी सोच के साथ चले आते हैं। और करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भद्रराज मेले और घिमाई संक्रांत कार्यक्रम में शिरकत कर मेले को राजकीय अनुदान देने की घोषणा की है। सीएम और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिद्धपीठ भद्रराज मंदिर पहुंचकर बलभद्र के दर्शन कर पूजा अर्चना की और राज्य की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। इसी मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि इस स्थान का और अधिक सुंदरीकरण, विकास और विस्तार हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क समेत सभी सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। इसके लिए चारधाम यात्रा को लेकर 2 साल बाद यात्रा संचालित होने की बात कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल तक यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु नहीं आ पाए थे, इसीलिए इस बार की जो यात्रा है बेहद खास है। पूरी कोशिश है कि यात्रा अच्छे से चले और जो भी कमी उसमें है उसे ठीक किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने कहा कि चंपावत के लोगों ने हमेशा ही स्नेह उन्हें दिया है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना होगा। ऐसे स्थान से हमारी संस्कृति और आध्यात्म को मजबूती मिलती है। प्रदेश आध्यात्म और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में हर क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं।